तो अभी हम लोग देखेंगे माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिशन, इंडक्शन एंड हॉफमैन एलिमिनेशन। ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन का बचा हुआ हिस्सा है। तो पिछले ही चैप्टर से कॉन्टिन्यूएशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग ने देखा था कि फेज़ 1 और फेज़ 2 टाइप के रिएक्शंस होते थे, जिनके वजह से मेटाबॉलिज्म होता था, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता था, जिनके वजह से स्ट्रक्चर चेंजेस होते थे, और पूरा पर्पज़ ये होता था कि ड्रग को एक्सक्रीशन के लिए तैयार कर देना है। तो उसमें कुछ माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते थे, कुछ नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते थे। माइक्रोसोमल एंजाइम्स की एक खासियत देखी थी हमने कि वो इंड्यूसिबल होते थे, उन्हें इंड्यूस किया जा सकता था। अब इसका क्या मतलब होता है, कौन सी ड्रग्स इंड्यूस करती हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ हम देखते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिशन। तो माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिशन ये किसी और एंजाइम इनहिबिशन के ही जैसा है। मान लीजिए एक सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन 1 की ड्रग ए है और ए के माइक्रोसोमल एंजाइम है। इसके एक्टिव साइट पे ड्रग ए जाके अटैच करेगी। अब ड्रग ए इस माइक्रोसोमल एंजाइम का सबस्ट्रेट भी है और इसका इनहिबिटर भी है। इसका सबस्ट्रेट भी है और इसको इनहिबिट भी कर रहा है एक्शन से। तो क्या होगा इसका परिणाम? इसका क्लियरेंस प्लाज्मा से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर माइक्रोसोमल एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है और उसकी एक्टिविटी क्या थी, ड्रग ए का मेटाबॉलिज्म करना, तो यानी एक्टिविटी डिक्रीज हो गई, यानी ड्रग ए का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, यानी ड्रग ए प्लाज्मा में ज़्यादा देर तक रहेगी और उसकी हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग हो सकती है। अच्छा, अगर ये माइक्रोसोमल एंजाइम इसके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व था तो ऑब्वियसली अब इस ड्रग की मेटाबॉलिज्म कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये इनहिबिट हो रहे हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स, तो इनकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और बायोअवेलेबिलिटी भी आप उसके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स देख सकते हैं हमारे लेक्चर्स में। तीसरी चीज़, इफेक्ट ऑन अदर ड्रग्स। हो सकता है इस माइक्रोसोमल एंजाइम से दूसरी ड्रग बी भी मेटाबोलाइज होती हो। तो अगर ये इनहिबिट होगा तो ड्रग बी का भी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि एक माइक्रोसोमल एंजाइम, एक आइसो एंजाइम मल्टीपल ड्रग्स को मेटाबोलाइज करते हैं। तो ये जितनी भी ड्रग इस टाइप के आइसोफॉर्म से मेटाबोलाइज होती हैं उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, तो वो ज़्यादा देर तक प्लाज्मा में रहेंगी या फिर उनकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, दूसरी सिचुएशन देखते हैं। ड्रग बी है, तो मान लीजिए वो सबस्ट्रेट तो एक माइक्रोसोमल एंजाइम के है, एक साइटोक्रोम PA450 के आइसो एंजाइम के है, लेकिन इनहिबिट वो दूसरे को करती है। तो सबस्ट्रेट अपने पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सबस्ट्रेट जो 1 का था उसको तो कुछ इनहिबिट नहीं कर रही है, लेकिन जो वो दूसरा माइक्रोसोमल एंजाइम था जो 2 था उसको इनहिबिट कर रही है। अब इसका मतलब कि मान लीजिए कोई ड्रग डी हो गई, वो 2 का सबस्ट्रेट थी, तो अब ड्रग डी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का इनहिबिशन हो रहा है, 2 का इनहिबिशन हो रहा है, इसलिए ड्रग डी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। तो ड्रग डी अगेन प्लाज्मा में ज़्यादा देर तक रहेगी, या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की अगर बात आई तो बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा देर तक रहेगी। तो अपना मेटाबॉलिज्म तो इस सिचुएशन में इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन दूसरे ड्रग का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा, दूसरे ड्रग का मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो सिचुएशन 1 का एग्जाम्पल जो ऑटो इनहिबिशन कर रहे थे, विरापामिल आगे आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ऑन क्रोनिक डोजिंग हैज बोथ इट्स बायोअवेलेबिलिटी एंड टी हाफ इंक्रीजेस एज इट इनहिबिट्स इट्स ओन मेटाबॉलिज्म। वो अपना ही मेटाबॉलिज्म इनहिबिट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो उस माइक्रोसोमल एंजाइम को इनहिबिट कर रही है जो उसको मेटाबोलाइज करता था। तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और टी हाफ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्रोनिक डोजिंग पे मल्टीपल डोजिंग देंगे, वो बार बार उस एंजाइम को इनहिबिट करेगी, अपना परसेंटेज प्लाज्मा में बढ़ाएगी और अपनी बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को उसने डिक्रीज किया। सिचुएशन 2 का एग्जाम्पल, मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। देखिए, एक कॉमन एग्जाम्पल है क्विनिडीन मेटाबोलाइज होता है CYP3A4। ये वो साइटोक्रोम P450 का सब टाइप है जो सबसे ज़्यादा ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है।
तो मेटाबोलाइज तो होता है CYP3A4 से, बट इनहिबिट करता है CYP2D6 से, CYP2D6 को। तो अब जो भी ड्रग CYP2D6 को से मेटाबोलाइज होती हैं, अब उन पे फ़र्क पड़ेगा, उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CYP2D6 इनहिबिट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। आपने देखा इनहिबिशन, तो इंडक्शन भी होना चाहिए। तो बहुत सारी ड्रग्स, फूड्स और केमिकल्स माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस करते हैं, उनकी सिंथेसिस बढ़ाते हैं, या तो उनका डिग्रेडेशन कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट ड्रग्स जो होते हैं वो इंड्यूसर्स होते हैं डिफरेंट आइसोएंजाइम्स पे। अब आप याद ध्यान दीजिए कि माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिशन तो डायरेक्टली उसके एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करने के से हो जाता है, तो ये बहुत कम टाइम में हो जाएगा। आपने दवा दी, वो माइक्रोसोमल एंजाइम पे गया, उसके एक्टिव साइट पे बाइंड किया, उसको इनहिबिट किया। लेकिन इंडक्शन में तो सिंथेसिस इन्वॉल्व हो रही है, नए माइक्रोसोमल एंजाइम्स बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। अब ये सिंथेसिस है, अब ये सबसे पहले इसमें न्यूक्लियर सिग्नल्स जाएंगे, डीएनए इन्वॉल्व होगा, उसके बाद वो सिग्नल देगा मैसेंजर आरएनए के थ्रू, और ये एक लंबी प्रोसेस चलेगी। इट विल टेक डेज टू वीक्स। तो इनहिबिशन तो इमीडिएटली होगा विद इन आवर्स, बट इंडक्शन विल टेक डेज टू वीक्स, ये हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे अगेन हम फिर से वही सिचुएशंस देखते हैं। ड्रग ए है, मेटाबोलाइज होती है और इंड्यूस करती है एक आइसोएंजाइम को, मान लीजिए आइसोएंजाइम 1 को, एक टाइप के माइक्रोसोमल एंजाइम को वो इंड्यूस कर रही है और मेटाबोलाइज भी उसी से हो रही है। तो क्या कर सकते हैं, ये प्रेसिपिटेट कर सकती है टॉलरेंस ऑफ ड्रग। क्यों? जैसे मान लीजिए आपने एक ड्रग ए की एक डोज दी, वो CYP आइसोएंजाइम 1 से मेटाबोलाइज होती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लेते हैं, और इसी को इंड्यूस भी करती है। तो इंड्यूस करेगी मतलब धीरे धीरे उस आइसोएंजाइम का अमाउंट बढ़ाना शुरू करेगी। अब धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाना शुरू करेगी तो इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ना शुरू होगा। तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ना शुरू होगा यानी प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन कम होनी शुरू होगी। प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कम होनी शुरू होगी तो आपको जो इफेक्ट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। फिर आप और ज़्यादा अमाउंट ड्रग का देंगे, क्यों? क्योंकि आपको तो उसका इफेक्ट चाहिए, तो आप और ज़्यादा अमाउंट देंगे, फिर और ज़्यादा इंक्रीज होगा, माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूस होंगे। तो धीरे धीरे उस ड्रग के लिए टॉलरेंस होती जाएगी। टॉलरेंस मतलब आप अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि उस ड्रग की डोज के लिए जिस डोज पे पहले जो इफ़ेक्ट मिलता था, अब उस डोज पे क्रोनिक डोजिंग में वो इफ़ेक्ट नहीं मिलता है। उस इफ़ेक्ट को पाने के लिए हमें उसकी डोजिंग बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, ये अपना ही एक्शन जो दे रही थी उसको टर्मिनेट करेगी। ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि इसने इंड्यूस किया, एक आइसोएंजाइम बढ़ गया तो ड्रग ए का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ गया, तो ड्रग ए प्लाज्मा में कम हो गई तो अपना एक्शन जो देती थी वो कम दे पाएगी। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, कार्बामेज़ेपिन, नेविरेपिन, इसमें डोज हमको बढ़ानी पड़ती है कुछ वीक्स के बाद। क्यों? क्योंकि ये ऑटो इंडक्शन कर देती है, अपने ही माइक्रोसोमल एंजाइम्स को इंड्यूस कर देती है और इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, इसीलिए डोज बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, सिचुएशन 2 अगेन, ड्रग बी है, मेटाबोलाइज होती है आइसोएंजाइम 2 से, लेकिन इंड्यूस करती है आइसोएंजाइम 3 को। अब जो ड्रग सी है जो आइसोएंजाइम 3 से मेटाबोलाइज होती थी, अब सडनली ड्रग बी और ड्रग सी आपने साथ में दे दी और आइसोएंजाइम 3 जो हो गया वो इंड्यूस हो गया धीरे धीरे कुछ समय बाद। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ड्रग सी जो है इसके लिए टॉलरेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइसोएंजाइम जो 3 है ये सी को तेज़ी से मेटाबोलाइज करना शुरू कर देगा, तो तेज़ी से ये ब्लड स्ट्रीम से हट जाएगी, तो इसका एक्शन कम हो जाएगा। तो अपने पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी ड्रग्स के लिए ये इफेक्ट करती है। ठीक है, ये एक सिचुएशन हो सकती है, इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अच्छा, तो हम देखते हैं इन जनरल इफेक्ट क्या हो सकते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन के। तो डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ड्रग्स विच आर इनएक्टिवेटेड बाय मेटाबॉलिज्म। अगर कोई एक ड्रग मेटाबॉलिज्म से इनएक्टिवेट हो रही है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग्स होंगी, तो उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो वो जल्दी जल्दी ड्रग को मेटाबोलाइज करना शुरू कर देंगे, तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। एट द सेम टाइम वो ड्रग्स
जो एक्टिवेट होते थे, जैसे कोई प्रो ड्रग है जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में आपने दी, वो शरीर में जाके एक्टिवेट हो रही है, क्यों? क्योंकि कोई माइक्रोसोमल एंजाइम ने उसको एक्टिवेट किया है। तो अगर कोई ड्रग एक्टिवेट होती थी मेटाबॉलिज्म से, तो उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब वो जल्दी जल्दी प्रो ड्रग से एक्टिव ड्रग में आना शुरू करेगी, तो तेजी से एक्टिव ड्रग बनना शुरू होगी, तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अच्छा, ऑटो इंडक्शन में टॉलरेंस हो सकता है, अगर खुद ही अपने उस एंजाइम को ही ये इंडक्शन कर रही है जो जिससे वो मेटाबोलाइज हो रही हैं, तो टॉलरेंस डेवलप हो सकता है। हम लोग ने देख लिया कैसे। कई बार क्या होता है, जो इंडोजिनस सब्सटेंस होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म भी इन्हीं माइक्रोसोमल एंजाइम से होते हैं। तो अगर किसी ड्रग ने उनको इंड्यूस कर दिया, तो उन सब्सटेंस का मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होगा, यूजुअली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक डिफरेंस देख लेते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन और इनहिबिशन में। तो इंडक्शन क्या, इनहिबिशन क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। इंडक्शन क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। इनहिबिशन वहाँ यूज कर एक्ट करते हैं कैसे? बाइंड करके एक्टिव साइट पे एंजाइम्स की। और इंडक्शन कैसे करते हैं? या तो सिंथेसिस बढ़ा दें या डिग्रेडेशन को घटा दें एंजाइम का। इस तरीके से काम करते हैं। इनहिबिशन फास्ट होता है, जनरली आवर्स में हो जाता है, और इंडक्शन स्लो होता है, टेक डेज टू वीक्स। क्यों होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये न्यूमोनिक्स हैं माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर्स की। GPRS सेल फोन हमारे इंस्टाग्राम पेज पे डिटेल में हमने पोस्ट किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर्स के लिए sickfaces.com ये न्यूमोनिक्स हैं। एक और न्यूमोनिक्स है जो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे अगेन देख सकते हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप वहाँ से देख के पढ़ लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हमारा इंस्टाग्राम ID सेम है, फार्माकोलॉजी मेड ईजी 1, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अनदर न्यूमोनिक फॉर इनहिबिशन। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी चीज़ थी जो हमें जाननी थी, हॉफमैन एलिमिनेशन। अब हॉफमैन एलिमिनेशन क्या है? एक तो ये एलिमिनेशन भी कह रहा है, हम तो मेटाबॉलिज्म ही पढ़ रहे थे, तो इसमें मेटाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व है। तो हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होता है? अगर कोई ड्रग अपना ही स्पॉन्टेनियस मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट कर ले विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एंजाइम, बिना किसी एंजाइम की हेल्प के उसने अपने स्ट्रक्चरल चेंज कर लिए, तो और स्ट्रक्चरल चेंज करने के बाद वो इनएक्टिवेट हो गई, अब एक्सक्रीट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए काबिल हो गई, तो उसको हम हॉफमैन एलिमिनेशन कहते हैं। उसमें कोई भी एंजाइम की हेल्प नहीं होगी, खुद से स्पॉन्टेनियसली बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर स्पॉन्टेनियसली मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट हो जाता है। एग्जाम्पल है एट्राक्यूरियम, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग CNS और मसल रिलैक्सेंट्स वगैरह देखेंगे, तो वहाँ पे हम एट्राक्यूरियम वगैरह भी जिक्र आएगा आपका। ठीक है, ये खुद का मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट करके बिना किसी एंजाइम के खुद को अपने आप को एलिमिनेट करने के काबिल कर लेती है, तो दिस इज कॉल्ड एज हॉफमैन एलिमिनेशन। तो हम लोग इसको आज यहीं ख़त्म करेंगे, और इसी के साथ बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म ख़त्म होता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, स्प्रेड द नॉलेज टू एवरीवन। थैंक यू।